तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से हम कुछ क्लासेस ज्योग्राफी की देखेंगे एनसीईआरटी बेस्ड पे, जो हम विश्व भ्रमण पे निकले थे, जो प्राकृतिक था विश्व का, जहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो, आप किसी भी एग्जाम में बैठें, उस चीज़ को हम कवर कर रहे हैं। और जो मैंने कल लास्ट क्लास दी थी आपको, वो हिंदी की थी, जो आपको मैंने स्वर और व्यंजन पढ़ा रखा है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, उस वीडियो को आप पक्का देखना, क्योंकि वहाँ से आपके 3 नंबर के उन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन बनने तय हैं। ठीक है, वो हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उससे क्वेश्चन ना आए। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भले ही आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आप प्यार से नोट्स बनाना, जैसे मैंने कहा था, जहाँ पे 2 पेनों का यूज़ करना, आप उसको करके उस चीज़ को हाईलाइट करना जो आपने नहीं सीखी है, और उसकी ओर आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा, हम जिस प्रकार से हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पूरी जी जान लगाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होगा, या जो आने वाली जो ग्राम विकास अधिकारी वगैरह की जो भी विज्ञप्तियाँ हैं, उनमें आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ना है। आप लोग लगभग उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से आपका सफल होना निश्चित है। ठीक, बाकी देखिए, अभी जो आने वाली विज्ञप्ति होंगी, उसमें कुछ टाइम तो मिलेगा ही, 5, 6, 7 महीने का टाइम आपको मिलता ही है। उस दौरान हम लोग क्या कर देंगे, पूरा ग्रुप सी को छान मारेंगे, यानी आप लोगों के एग्ज़ाम के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो पूरा देख लेंगे। फिर हम लोग जो देखिए डीप अगर जिसको पढ़ना है, जिसको अच्छे से अध्ययन करना है, मैं दोबारा इन सबको चीज़ों को पढ़ाऊंगा और हर कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा। ठीक है, ज्योग्राफी भी बताऊंगा, पॉलिटी तो खैर एक बार चल रही है, पॉलिटी इसी प्रकार से चलेगी। हिस्ट्री की क्लासें आनी है, इकोनॉमिक्स की क्लासें पढ़ाऊंगा, एनवायरनमेंट वगैरह, साइंस वगैरह भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, साथ ही उत्तराखंड जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, आपको उत्तराखंड में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा पढ़ रहे हैं, जैसा बता रहा हूँ, उस हिसाब से चलिए। ठीक है, कोई नहीं कह रहा आपको 40 में से 40 नंबर लेके आओ, प्यार से चलो, जो आता है उस पर पूरा फोकस करना है, वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो आपको आता है आप वो करो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो लोग यहाँ पे पिछले 1 या 1.5 या 2 साल से अगर वो तैयारी कर रहे होंगे, 100 नंबर का अगर पेपर आता है, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ 75 से 80 मार्क्स आप सबको आते हैं। और जो आप लेके आते हैं, जो 60 के आसपास आप पहुंचते हैं, वो सब आपकी गलती है। ठीक है, आप लोगों से मैं यही कह रहा हूं, जो नहीं आता है ना आए, लेकिन जो आता है उससे मिस नहीं करना है। ठीक है, तो कमांड कहाँ बनानी है, जो आपको आता है वो तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, आपकी उंगलियों पे कैसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछे, वहां से गलत नहीं होना चाहिए। जो नहीं आता है उसके लिए मैं हूँ, आप हैं, हम और दोनों हैं, हम दोनों मिलकर उस चीज़ को क्या करेंगे, हम लोग मिलकर उसको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे आपको 100 में से 95, 98 मार्क्स का पेपर आपके आए। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने मार्क्स आप लेके आओ, देखो कुछ क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं, कोई तुक्का लगा देता है, कोई कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन 90 मार्क्स के या 95 के आसपास जो मार्क्स आपको लगना चाहिए कि हाँ, मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीखी हैं, कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, इस प्रकार से जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। ठीक, लास्ट टाइम मैंने आपको ज्योग्राफी में अफ्रीका प्राकृतिक पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि 1-2 चीज़ें छूट चुकी हैं, जैसे भूमध्य सागर था, वो मैंने आपको पढ़ाना था, और भूमध्य सागर के अलावा अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में मैंने आपको पढ़ाना था। जब हम ये देख लेंगे, आप ये मान के चलिए आपका यहाँ से फिर क्वेश्चन गलत नहीं होना है। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखेंगे, और ऐसे ही हम यूरोप वगैरह, दक्षिण अफ्रीका और मतलब दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका वगैरह को सब देखेंगे। आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, इसी प्रकार से हम इंडिया को भी देखेंगे, इंडिया का प्राकृतिक। तो आप लोगों को तो एग्जाम में प्राकृतिक भूगोल ही आता है, आपको कोई थ्योरेटिकल चीज़ें ढूंढना आती है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से आज देखते हैं कितना टाइम मिलता है। इन 2 टॉपिकों को कवर करने के बाद अगर टाइम मिला तो हम ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट कर देंगे, वरना अगली क्लास में मात्र एक ही क्लास शायद ऑस्ट्रेलिया की होगी, हम उसको कंप्लीट कर देंगे, यानी कल। ठीक है, जितना भी होता है। तो आज की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा था, उसमें एक टॉपिक बचा था भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर आपका एनसीईआरटी वगैरह में भी दे रखा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, हाल फिलहाल में आपके एक एग्जाम में आया था यूके SSS के, कि भूमध्य सागर के दोनों छोर पे, यानी उत्तरी और दक्षिणी छोर पे कौन से पोर्ट है, यानी कौन से बंदरगाह हैं। अब लगा लीजिए उस लेवल पे, यानी इंटर पास के लेवल पे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, आने वाले समय में जो ग्रेजुएशन जिसकी क्वालिफिकेशन होगी, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ढंग से पढ़ना है और एनसीईआरटी की क्लासेस मिस मत करना। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, आपको ऐसे ही चलना है। देखिए मैं बता रहा हूँ,
ये है आपका मतलब क्या कहते हैं, जो स्वेज नहर है, ये जो पोर्शन है पूरा ये किसका है, स्वेज नहर का है। आप लोग इसको रफली एक डायग्राम बना लीजिए, मैं आपको बताता हूँ ये है क्या और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है इस नहर की ज़रूरत क्या पड़ी, आखिर ये नहर चाहिए क्यों थी, क्या हुआ था। आपको बताता हूँ, जब ये नहीं बना था यानी जब 1850-1800 का जब दौर था, उस टाइम पे क्या था, अगर आपको व्यापार करना था यानी यूरोप वगैरह या कहीं से एशिया वगैरह की ओर आना था, क्योंकि एशिया की ओर ही अधिकांश यूरोपियन कंट्री ने क्या किया था कब्जा, जैसे ब्रिटेन वगैरह ये थे कहाँ आए थे, एशियन कंट्रीज में आए थे। ठीक है, तो इनको व्यापार करने के लिए अगर भारत आना था या भारत के साथ किसी अन्य देश में आना था, तो इनको पूरा महासागर का चक्कर लगा के आना पड़ता था, और वो महासागर था अटलांटिक महासागर के साथ साथ हिंद महासागर घूमते हुए। वो कैसे, देखिए एक छोटा सा मैं साइड में बना रहा हूँ, आप लोग इसको देखना। जैसे सपोज ये वाला इलाका यूरोप का है, आप अपने आसपास मैप रखना रिक्वेस्ट है। जैसे सपोज ये गोला किसका है, आपका यूरोप महाद्वीप का है, तो इसी के नीचे क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, आप लोग ये जान चुके हैं। ठीक है, यानी यूरोप महाद्वीप के जस्ट नीचे क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, और इस किनारे में पूरा क्या है, एशिया महाद्वीप है, यानी आपके राइट हैंड साइड। अब देखिए यूरोप महाद्वीप से अगर एशिया वगैरह की ओर आना हो या अफ्रीका के जो पश्चिमी इलाके यहाँ से एशिया की ओर आना हो, स्वेज नहर के निर्माण से पहले यहाँ आना पॉसिबल था ही नहीं। ये लोग क्या करते थे, यहाँ से घूम के आते थे, यानी अफ्रीका का जो पश्चिम का तट है, ठीक है, अफ्रीका का जो आप ये वाला तट देखेंगे पश्चिमी तट, इस महासागर से होते हुए आते थे, यानी अटलांटिक महासागर से। ये लोग अटलांटिक महासागर होते हुए केप ऑफ गुड होप है, यहाँ पे देखना है आप अफ्रीका के जड़ में देखना केप ऑफ गुड होप लिखा होगा। ठीक है, इसको पार करते हुए हिंद महासागर होते हुए मेडागास्कर होते हुए भारत या एशियन कंट्री की ओर आते थे। और ये क्या था, बहुत ज़्यादा लेंदी रूट था, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता था, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता था, खर्च आता था आर्थिक दृष्टि वगैरह से। ठीक, तो क्या हुआ, जब ये स्वेज नहर बनी यानी जब इसको व्यापार के लिए खोला गया 1869। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्वेज नहर को कब व्यापार के लिए खोला गया, तो आप क्या कहोगे 1869। ठीक है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, स्वेज नहर को जब व्यापार के लिए खोला गया तो क्या हुआ, देखिए मैंने क्या बताया, मैंने कहा ये यूरोप है सपोज और ये यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है सपोज। ठीक है, पहले घूम के आ रहे थे, अब क्या हो गया, इसी यूरोप से ये सीधे लाल सागर आने लग गए। ठीक है, यानी याद रखना मैंने क्या कहा था, भूमध्य सागर, देखो इसके जड़ पे यहाँ पे भूमध्य सागर होगा यूरोप के। ठीक है, यानी अफ्रीका के उत्तर में और यूरोप के दक्षिण में क्या होगा, भूमध्य सागर। उस भूमध्य सागर से एक नहर निकाली गई और सीधे वो नहर जोड़ दी गई लाल सागर में। किस में जोड़ दी गई, लाल सागर, और इस लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम था स्वेज नहर। तो डायरेक्ट आप भूमध्य सागर से स्वेज नहर में जाओगे, स्वेज नहर से आप लाल सागर जाओगे, और लाल सागर होते हुए जो बाब अल मंदाब जल संधि बताई थी, याद कीजिए पिछली क्लास में बाब उल मंदाब या बाब अल मंदाब जल संधि बताई थी, उस बाब अल मंदाब जल संधि से होते हुए ये फारस की खाड़ी पहुंचते हुए हिंद महासागर होते हुए भारत या एशियन कंट्री की ओर आने लगे, यानी बहुत छोटा रूट बन गया है। ठीक है, इसलिए स्वेज नहर की क्या बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ी, यानी व्यापार के लिए इसने क्या कर दिया, मार्ग को छोटा बना दिया। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, स्वेज नहर का निर्माण जब भी हुआ था यानी कब व्यापार के लिए खोला गया, कब बंदरगाह मतलब वो आपके यहाँ से व्यापार शुरू हुआ, सबके लिए खोला गया, वो 1869 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, स्वेज नहर किसको किससे जोड़ता है। अब ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट उत्तर में देखिए भूमध्य सागर होगा, और भूमध्य सागर जैसे ही देखेंगे, सपोज ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे देखेंगे भूमध्य सागर होगा इस इलाके में। ठीक है, इसी भूमध्य सागर से एक नहर निकली है और नीचे लाल सागर को जोड़ती है। तो सीधा क्वेश्चन है, स्वेज नहर किससे किसको जोड़ती है, तो सीधे सीधे बताइए, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, क्या कहोगे, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। साथ ही साथ ये किसको अलग करती है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से सेपरेट करती है, क्योंकि यहाँ अगर नहर बन गई, यहाँ अफ्रीका आ गया तो वहाँ क्या आ गया, एशिया आ गया। ठीक है, ये तो मैं इसकी इंपोर्टेंस बता रहा था। अब देखिए भूमध्य सागर जो है, ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 172 किलोमीटर। ठीक,
कितनी है वो 172 किलोमीटर इसकी क्या है लेंथ है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, सुएज नहर की जो लंबाई है वो 172 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। अब ये जो बन रखा है ये किसी एक तरीके से नहीं बन रखा है। अब आप ये मत सोचना पूरी एक नहर है, ये नहर है चार चार झीलों को जोड़ के बनी है। ठीक है, इसमें चार अलग अलग प्रकार की झीलें हैं। उन झीलों को जब लिंक किया गया और सब लिंक करने के बाद एक नहर बनी और उसका नाम दिया गया सुएज नहर। अब देखिए यहाँ क्या है, भूमध्य सागर होगा। ठीक है, इस इलाके में भूमध्य सागर होगा। यहाँ पे एक बंदरगाह है, यही क्वेश्चन पूछा था। देखिए ये उत्तरी छोर पे इसका बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है पोर्ट सईद। क्या है, देखिए पहला लिखा है मैंने पोर्ट सईद, ये बंदरगाह है। इस बंदरगाह यानी सुएज नहर के उत्तरतम छोर पे अगर आपसे पूछता है कौन सा बंदरगाह है, आप क्या कहोगे, पोर्ट सईद। ठीक है, और इस पोर्ट सईद को ये दक्षिणी बंदरगाह देखना, यहाँ पे तेम्फिक नामक बंदरगाह है जो यहाँ पे है, ये जो लाल सागर है उसी के ऊपर स्वेज की खाड़ी है। जहाँ पे स्वेज की खाड़ी कहाँ होगी, जहाँ पे स्वेज नहर खत्म हो रही होगी। ठीक है, यानी ये जो गल्फ बना है, ये खाड़ी बनी है, स्वेज की खाड़ी बनी है, और इस स्वेज की खाड़ी लाल सागर में। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में नीचे लाल सागर लिख दिया। तो इसी स्वेज की खाड़ी में एक बंदरगाह है जिसका नाम तेम्फिक है। क्या है, तेम्फिक बंदरगाह। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि स्वेज नहर के उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदुओं पे कौन से बंदरगाह हैं। उत्तरतम पे है पोर्ट सईद, दक्षिणतम पे है तेम्फिक। तेम्फिक नहीं आता है ऑप्शन तो स्वेज बंदरगाह आएगा। क्या आएगा, स्वेज बंदरगाह। तो आपको याद रखना है, उत्तर में पोर्ट सईद, दक्षिण में पोर्ट तेम्फिक। ठीक है, तेम्फिक। अब देखिए इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें हैं। जब ये मैं कह रहा हूँ लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है तो लाल सागर नहीं आता है ऑप्शन, तो स्वेज की खाड़ी। ठीक है, अब इसमें चार प्रकार की झील हैं। उन झीलों के आप नाम लिख लीजिए जिनको लिंक करके ये बनी है। पहला झील आप लिख लीजिए, पोर्ट सईद तो आप लिख चुके हैं। पहली झील लिख दीजिए मंजाला झील। कौन सी लिखेंगे आप, मंजाला झील। मंजाला झील ये है, देखिए ये जो पोर्शन है इसका नाम है मंजाला झील। मैंने लिखा है यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको, मंजाला झील। ठीक है, जब मंजाला झील से आप नीचे की ओर आओगे कुछ दूरी के बाद दूसरी झील आती है, उसको बोलते हैं तिमसाह झील। क्या बोलते हैं, तिमसाह झील। ठीक है, ये है तिमसाह झील। चार प्रकार की झीलों से मिलकर बना है। उत्तर में मंजाला झील, उससे नीचे तिमसाह झील। जब उससे और नीचे आओगे उसको बोलते हैं ग्रेट बिटर झील। ये लिखा है मैंने। ठीक है, ग्रेट बिटर झील। तीसरी झील कौन सी है, ग्रेट बिटर। और ग्रेट बिटर के नीचे आओगे तो चौथी झील आपको मिलेगी लिटिल बिटर झील। ठीक है, कौन सी मिलेगी, लिटिल बिटर झील। आपको क्या करना है, इस मैप में नाम लिख देना है। क्या करना है, किसने कहा, आपसे रटते रहो इसको। तिमसाह झील कहाँ है, मंजाला झील कहाँ है, ग्रेट बिटर कहाँ है, लिटिल बिटर कहाँ है। ठीक है, लिटिल बिटर। इन चार झीलों को जब लिंक किया गया, जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद जिस नहर का निर्माण हुआ उसी को बोलते हैं क्या, स्वेज नहर। ठीक है, तिमसाह झील हो गया आपका, ग्रेट बिटर हो गया, लिटिल बिटर हो गया। और किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को आपका लाल सागर से या स्वेज की खाड़ी से। ठीक है, ये तो हो गया। ये विश्व की सबसे क्या है, बड़ी नहरों में से एक है, विश्व की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 172 किलोमीटर। और याद रखना विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ठीक है, कृत्रिम का मतलब मानव के द्वारा निर्मित, यानी जो नेचुरली नहीं है, जो ह्यूमन ने बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है सबसे लंबी नहर। और आपसे क्वेश्चन ये पूछता है स्वेज नहर के निर्माण के बाद किनको सर्वाधिक फायदा हुआ या किस रूट का सबसे ज़्यादा मार्ग जो है छोटा हुआ। आप क्या कहोगे, जो अटलांटिक महासागर से घूम के आ रहे थे अब वो अटलांटिक ना आते हुए सीधे भूमध्य सागर से कहाँ लगे, लाल सागर। यानी यूरोप और एशिया के बीच की इसने क्या कर दी, दूरी बहुत कम कर दी। यानी अगर आपसे पूछता है स्वेज नहर निर्माण के बाद किन दो महाद्वीपों की दूरी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, किन दोनों महाद्वीपों की दूरी कम हुई, तो मेनली जो है यूरोप और किसकी दूरी कम होगी, आपका एशिया की दूरी। ये तो था आपका स्वेज नहर। इससे आगे फिर देखिए, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है, मतलब मेरा ये टारगेट है, ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, आपका इसके साथ साथ लूसेंट के जो फैक्ट होंगे अफ्रीका महाद्वीप को लेके वो भी मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे, आपका यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा, आपका कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं आएगा इस महाद्वीप से। और उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया वगैरह को देखेंगे। ठीक है, देखिए पहली झील, देखिए आपको एक ऐसी रफ डायग्राम बनाइए और जिस प्रकार से मैंने दिखा रखा है वैसे ही दिखाइए। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप खिचड़ी नहीं बनाएंगे अपने नोटबुक में, यानी अगर आप उसी में झील है, उसी में नदियाँ, उसी में पर्वत, उसी में पठार अगर ऐसे दिखाएंगे तो वो कंफ्यूज करता है। ठीक है, झील है तो सिर्फ झील दिखाइए, नदियाँ हैं तो सिर्फ नदियाँ दिखाइए, वो बहुत ईजी होता है, उसको रटना नहीं है, बस एक बार एक नज़र पर डे मार देनी है। ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा।
पहला देखिए नासिर झील। नासिर झील आपको दिखेगी इस मरुस्थल में, यानी जो अफ्रीका का मरुस्थल है, जो सहारा मरुस्थल का इलाका है, वहाँ पे दो देश पड़ते हैं, एक है मिस्र, एक सूडान। ठीक है, मिस्र और सूडान में एक झील पड़ती है इनकी सीमा पे, उसका नाम है नासिर झील। ये पूछता भी है किस नदी पे बनी है, ये अपने आप में बनी है नील नदी या नाइल नदी पे। ठीक है, यानी जो नील नदी है उसी पे नासिर झील बनी है, और ये कहाँ है, मिस्र और सूडान में पड़ती है। अपने नोटबुक में इसको हाईलाइट कीजिए। ठीक है, पहला क्या है, मैं मिटाते रहूंगा, देख लेना। नासिर झील मिस्र और सूडान, और किस नदी पे बनी है पूछता है तो नाइल या नील नदी पे। ठीक है, उससे जस्ट नीचे आएंगे, वहां पे मिलेगी आपको ताना झील। कौन सी झील मिलेगी, ताना झील। और ये ताना झील बनी है ये इथोपिया में है। कहाँ पे है, इथोपिया में। ठीक है, इसी ताना झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसको ब्लू नील नदी आप कहते हैं। ठीक है, विक्टोरिया झील से कौन सी निकलती है, व्हाइट नील निकलती है, यानी श्वेत नील। और जो ताना झील है उस ताना झील से ब्लू नील नदी का उद्गम होता है, और यही क्या कहलाती है, मतलब ये कहाँ पे है, इथोपिया में। ठीक है, इथोपिया आप देखिए लोकेशन, वहाँ पे उसको हाईलाइट कीजिए। और आप लोगों से मैंने कहा भी था, जब श्वेत नील जो विक्टोरिया से निकलती है झील से, और जो ब्लू नील है जो ताना झील से निकलती है, ये सूडान के खार्तूम नामक शहर में एक होके क्या कहलाती है, नील नदी कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ताना झील के बारे में। इससे थोड़ा सा नीचे आइए, आपको एक और झील दिखेगी, उसका नाम है तुर्काना झील। कौन सी झील है, तुर्काना झील। और ये तुर्काना झील जो पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, केनिया और इथोपिया की सीमा पे। कहाँ पड़ती है, केनिया और इथोपिया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ से, कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित नहीं है, ऐसे कुछ पूछ सकता है। ठीक है, या कभी पूछता है विक्टोरिया झील अफ्रीका के किस पोर्शन में है, तो लोकेशन देखिए, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, सब पूर्व की ओर है। देखिए, ये होगा तो उत्तर, ये होगा तो दक्षिण, ये होगा पश्चिम। ठीक है, तुर्काना झील कहाँ है, केनिया और आपका इथोपिया की सीमा पे, यानी यहाँ पड़ती है तुर्काना। ठीक है, तुर्काना के नीचे आइए विक्टोरिया झील। ये आपको पता होना चाहिए, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी क्या है, झील है। आपको याद रखना चाहिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है विक्टोरिया झील। और ये कहाँ पड़ती है, 3 देशों के सीमाओं पर पड़ती है, केनिया, युगांडा और तंजानिया। मैप में देखते रहिए, यहाँ पे आपको केनिया दिखेगा, इसी के वेस्ट की ओर आपको तो युगांडा दिखेगा, और दक्षिण की ओर आपको ये दिखेगा क्या, तंजानिया। यानी केनिया, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर क्या पड़ती है, विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और इसी से विषुवत रेखा होकर भी क्या करती है, गुजरती है। यानी विषुवत रेखा अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं इस विक्टोरिया झील को क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी। और विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, पुरानी वीडियो देख लेना, कहीं अगर मैंने ब्लू नील कहा होगा उसमें श्वेत नदी मतलब विक्टोरिया झील से, तो आप देख लेना, कहा नहीं होगा। ठीक है, ये श्वेत नील निकलती है विक्टोरिया झील से, और जो आपका ब्लू नील निकलती है वो ताना झील से। ठीक है, ये भी हो गया। और अफ्रीका की सबसे बड़ी क्या है, झील है, इस चीज को आपको याद रखना है। उसके नीचे आइए, यहाँ पे आपको दिखा न्यासा या मलावी झील। ठीक है, न्यासा या मलावी झील, उसी के नीचे दिखेगा, जो कि मलावी, मोजाम्बिक और कहाँ पड़ता है, तंजानिया की सीमा पर पड़ता है। मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया की सीमा पे पड़ता है। मैप में देखते रहना, न्यासा या मलावी झील एक प्रकार की भ्रंश झील टाइप की है। ठीक है, उसके नीचे आइए, करीबा झील आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, करीबा झील दिखेगी। और ये जो करीबा झील है, ये जाम्बेजी नामक नदी पे है। कौन से है, जैम्बेजी या जाम्बेजी। ठीक है, जाम्बेजी नदी पे ये करीबा झील है। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, करीबा झील किस नदी पे है, तो आप क्या बताओगे, जाम्बेजी नदी। और इस जाम्बेजी नदी के बारे में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अब देखिए, इसके अगर आप वेस्ट की ओर आएंगे, यहाँ पे कहीं देखिए एक वोल्टा नामक झील दिखेगी इधर। और वोल्टा झील है वो घाना में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, घाना में पड़ती है। और ये वोल्टा झील मानव निर्मित झील है। ठीक है, मानव के द्वारा बनाई गई है। और एक लास्ट झील यहाँ पे दिखेगी, चाड नामक झील। यानी चाड झील कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा मरुस्थल का इलाका है, यहाँ पे क्या पड़ती है, चाड नामक झील पड़ती है। और इस चाड नामक झील में 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, एक चाड, एक कैमरून और तीसरी कौन सी, नाइजर। यानी नाइजर, कैमरून और चाड के साथ ही चाड झील क्या करते हैं, सीमा का वो करती है, मतलब वहाँ फैली हुई तीनों देशों में। इसीलिए देखो, मरुस्थल के इलाके में झील होने का कितना इंपॉर्टेंस है। इन देशों के बीच अगर कभी विवाद होता है तो बहुत ज़्यादा इस झील को लेके, इस झील के पानी को लेके भी होता है, वहाँ पानी की क्या है, कमी है। अब देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। लास्ट अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लूसेंट के बेस्ड हैं। मतलब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, लूसेंट वाले पोर्शन को भी मैं आपका कवर कर दूंगा, वहाँ से भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस आप इन वीडियोस को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, मैंने आपको कुछ बता रखा था, मैंने एक जनजाति का नाम बताया था, उसका नाम था बुशमैन। ठीक है, बुशमैन कहाँ पाई जाती कहा था, कालाहारी मरुस्थल में, बोत्सवाना देश में। ठीक है, इसके अलावा 2 यहाँ पे और जनजातियाँ पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछते हैं, उनका आप नाम लिख लीजिए। एक तो लिख लीजिए पिग्मी।
क्या लिखेंगे आप, पिग्मी। ठीक है, एक पिग्मी लिख लीजिए। पिग्मी जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, जो कांगो बेसिन का इलाका है। आप यहाँ पे देखेंगे एक कांगो वगैरह देश मिलेगा। कांगो बेसिन जो नदियाँ हैं इन देशों में, यानी मध्य अफ्रीका का जो इलाका है वहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है पिग्मी जनजाति। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है पिग्मी जनजाति किस महाद्वीप से संबंधित है, आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप। और अगर पूछता है किस देश से संबंधित है, आप कहोगे कांगो जायरे। ऐसे क्योंकि 2-3 देशों, अलग अलग देशों में पाई जाती है, देश का नाम नहीं पूछेगा, वो कहीं मध्य अफ्रीका में पाया जाता है, यानी अफ्रीका के मध्य भाग में। ठीक है, यानी कांगो जायरे का जो बेसिन इलाका है वहां पाए जाते हैं। ठीक है, और एक है बद्दू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बद्दू इंपॉर्टेंट कर देना इसको, बद्दू जनजाति। ठीक है, ये बद्दू जनजाति पाई जाती है सहारा मरुस्थल में, यानी जो सहारा मरुस्थल का इलाका है यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, बद्दू जनजाति। ठीक है, ये तो आपके 3 जनजातियों के बारे में पता होना चाहिए। अगला देखिए, मैंने आपको एक नदी का नाम बताया था, कांगो नदी, आप खुद मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, इसको मैप में देख लो। कांगो नदी क्या करती है, कहा था विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, यानी अगर आपको कभी पूछता है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो वो क्या होगी, कांगो नदी। और ऐसी ही एक और नदी है लिम्पोपो, जो क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, यानी जो मकर रेखा 3 रेखाएं होती है ना, एक जैसे विषुवत है, एक मकर है, एक कर्क है, तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, अफ्रीका की कांगो पहले पढ़ा दिया है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो। 2 घास के मैदानों के नाम बढ़ाए, सवाना आपको पता चल गया है, अफ्रीका महाद्वीप में लूसेंट का पोर्शन है। ठीक है, और वेल्ड। सवाना कैसे घास के मैदान थे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या बोला जाता है अफ्रीका महाद्वीप में, सवाना। ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय यानी गर्म के इलाकों में, यानी गर्मी वाले इलाकों में पाए जाएंगे, जो भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका है वहाँ। और जो शीतोष्ण यानी ठंडे इलाकों में, यानी दक्षिण अफ्रीका में खासकर ये वेल्ड पाए जाते हैं। ठीक है, और वेल्ड कैसे घास के मैदान है पूछता है आपसे, तो आप क्या कहोगे, शीतोष्ण घाट के मैदान है। ठीक है, और सवाना कैसे हैं, उष्ण घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में, परसों मैंने एक दिन पूछा था किम्बरले कहाँ है, बहुतों ने इसको ऑस्ट्रेलिया कहा, बहुतों ने इसको दक्षिण अफ्रीका कहा। जो ये वाला है वो किम्बरले, जो ये मैं बता रहा हूँ, ये जो किम्बरले है वो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और ये किम्बरले विश्व में हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, हीरा उत्पादन, लगभग विश्व में सर्वाधिक हीरे की खाने, मतलब सबसे बड़ी खाने भी कह सकते हैं, या सर्वाधिक हीरे का जो उत्पादन होता है इन्हीं किम्बरले की खानों से होता है। और ये किम्बरले की जो खाने पड़ते हैं कहाँ पड़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए किम्बरले। और क्यों जाना जाता है किम्बरले की खाने, दक्षिण अफ्रीका में हीरा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक शहर का नाम है दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग विश्व में स्वर्ण भंडार कहला जाता है। ठीक है, जोहान्सबर्ग। ठीक है, इस जोहान्सबर्ग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जोहानिसबर्ग या जोहान्सबर्ग में सोने का उत्पादन होता है। विश्व का स्वर्ण नगरी भी इसको कहते हैं, यानी स्वर्ण भंडार भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो दक्षिण अफ्रीका है, इसको, इस फैक्ट को लिख लीजिए, विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है, 90% क्रोमियम। ठीक है, यानी विश्व का जो 90% क्रोमियम होता है वो इसी दक्षिण अफ्रीका से होता है। यानी दक्षिण अफ्रीका देश विश्व में सर्वाधिक क्रोमियम का क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक, बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया था, जो नील नदी है वो कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर। और नील नदी को मिस्र का क्या करते हैं, वरदान कहते हैं, क्योंकि आप देखिए पूरे रेगिस्तानी इलाकों में है, मिस्र यहाँ पे है। मिस्र की सभ्यता का डेवलपमेंट इसी वजह से हुआ क्योंकि उसको नील नदी मिली। नील नदी मिली, कृषि काम आसान हुआ, पानी के बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए मिस्र को क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान कहते हैं। और नील नदी पे बसा सबसे बड़ा शहर वही मिस्र का एक शहर है, उसका नाम है काहिरा। क्या है, काहिरा। ठीक है, यानी नील नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर पूछता है तो वो है काहिरा। आप मैप में देखते हैं ना, मिस्र में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा एक देश है इनका घाना, वो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है घाना। इस घाना को बोलते हैं गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट। ठीक है, घाना को क्या भी बोला जाता है, गोल्ड कोस्ट भी बोला जाता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एक जनजाति है, लास्ट फैक्ट है, 1-2 फैक्ट है, उस जनजाति का नाम है छगमा। क्या है, छगमा जनजाति, छ आधा ग म। ये छगमा जनजाति जो किलिमंजारो पर्वत पढ़ाया था मैंने आपको, माउंट किलिमंजारो यहाँ पढ़ाया था, कीनिया और तंजानिया में, इसके पूर्वी ढाल में कहवा की खेती करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढालों में कहवा की खेती करने वाली जनजाति कौन सी है, आप क्या बताओगे, छगमा जनजाति। ठीक है, ये तो छगमा जनजाति होगी। और लास्ट क्वेश्चन लिखिए, पाम तेल की नदी किसे कहा जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है कांगो को, पाम तेल की नदी। ठीक है, पाम तेल।
पाम तेल की नदी किस नदी को बोला जाता है बोलेगा तो वो होगा कांगो नदी। इसी के साथ आपका अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर कहीं से भी किसी भी एंगल से आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ल्यूसेंट भी कवर होगी, मेरी वीडियोस को देखिए, एडवांस से एडवांस पूछेगा, तब भी आपका ग्रुप सी या एक ये तो जो मैंने पढ़ा रखा है अच्छे खासे एग्जाम को क्रैक करवा देगा, जो अफ्रीका महाद्वीप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप इसको रिवाइज करना। अगला क्वेश्चन हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा और आपके लिए होमवर्क है कि तब तक जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अगला क्लास लेके आऊँ आप उस पर एक नज़र मारिए ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर अपने में कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, कैसा वो दिखता है, कुछ उसके प्रमुख झीलें पर्वत वगैरह कैसी दिखती हैं वो पढ़ लेना। मैं उसको कंप्लीट कल ही कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।